हेलो प्यार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो मॉडल पेपर 16 वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका ऑलरेडी एक पार्ट बना चुके हैं और जो क्वेश्चन बचा हुआ था कहते हैं उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो 63 नंबर तक सॉल्व किए थे उस वीडियो में, और इस वीडियो में उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है, ठीक है। तो जैसा कि हर बार पिछले की भांति जिससे बोलता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब मॉडल पेपर है ये सब, ठीक है। इसके एक एक क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो देखिएगा 64 नंबर से शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है 64 नंबर? कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु x एवं y के मध्य प्रतिरोध है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा और उस चित्र में बताना है कि उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऐसा हम लोग आपका चैप्टर में भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा सिंपल सा है। आपका चित्र कैसे है उसको देख लेते हैं। ये आपका क्या है, डायग्राम है, ठीक है। और इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं 3 ओम के, ठीक है। एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया, और एक ये प्रतिरोध हो गया, और इसमें भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो सबकी वैल्यू है वो 3 ओम है। ये भी 3 ओम का है, 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 और ये भी 3 ओम का है, ठीक है। पॉइंट डिनोट कर देते, ये हमारा x है, ये y है, ये z है, और ये p है, और ये q है, ठीक है। तो हमें x और y के बीच क्या करना है, बताना है कि उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी x और y के बीच, यानी पूरे इस परिपथ का हमें बताना है कि क्या होगा तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन कौन से प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद से हम लोग क्रम का जो फार्मूला होता है उसके अनुसार इसको ऐड करते हुए हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि हम इसको x को और y को मैं पकड़ के इससे मतलब फैलाऊं तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, देखिएगा, ठीक है। ऐसे डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप डायग्राम को तोड़ना सीख जाएंगे ना तो आप निकाल लेंगे प्रतिरोध कि किसी भी कैसा भी परिपथ दे दिया हो, कितना भी जटिल हो, तो आप उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा बनेगा। देखिए कितने प्रतिरोध है, 3 2 5 प्रतिरोध है ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी पॉइंट डिनोट कर देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। अब इसको फैलाए हैं तो देखिए ये वाला z है, क्योंकि z के देखिए z के इधर एक प्रतिरोध है, एक इधर प्रतिरोध, z के इधर एक इधर प्रतिरोध है, ठीक है। और ये वाला जो है कहाँ गया, देखिए z हो गया, और ये हमारा p है, और ये हमारा क्या है, q है, ठीक है। p और q के बीच में ये 3 प्रतिरोध हैं, p और q के, क्योंकि देखिए p z q के बीच में कितने प्रतिरोध है, ये इतने प्रतिरोध हैं। तो ये हमारा क्या है, PQ है। अब इसी का, अब यहाँ से आपको एकदम आपको साफ दिख रहा होगा कि कौन किस क्रम में जुड़ा हुआ है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 3 ओम और ये जो 3 ओम है ये श्रेणी क्रम में है, और ये जो 3 ओम है इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन का, ठीक है, इस वाले पोर्शन का हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो उसके बाद से ये जो बाकी उसके बाद से जो है इस परिपथ का और सिंपल हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये भी 3 ओम है ना, और ये भी 3 ओम है। देखो इसको निकाल लेते हैं इस पर, ये वाला डायग्राम का। तो जो इसके जगह पे जो प्रतिरोध यूज करेंगे, अब ये वाला इसके जगह पे जो होगा वो श्रेणी क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम के लिए आप जानते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। डायग्राम में ही देखिए, फार्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि
आप लोग पेपर में ज़्यादा कलम का यूज़ ना करना है, ज़्यादा जितना माइंड में सॉल्व करना शुरू करेंगे जितना जल्दी से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए बताएं, यदि आपका प्रतिरोध क्या है, समान है, तो आप तो जनरली ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3 3 6 होगा। या एक और टेक्निक बताए थे कि जब प्रतिरोधों का मान समान हो तो श्रेणी के लिए क्या करते हैं, R इंटू एन करते हैं, और समांतर के लिए क्या करते हैं, समांतर के लिए R अपान एन करते हैं। ठीक है, यानी जितनी संख्या होती है प्रतिरोधों को उसमें से एक की वैल्यू के साथ गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, श्रेणी और समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम है तो 3 कितने हैं, 2 है, तो 3 दूना 6। ठीक है, इस फार्मूले का भी ये वाला आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको मतलब सहायता करेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम को बचा सकता है ये वाला। ठीक है ना, चलिए तो इसका निकालेंगे तो 3 3 6 ओम, तो इसके जगह पे हम एक 6 ओम का प्रतिरोध यूज कर सकते हैं, 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, इसके जगह पे हम 6 ओम का प्रतिरोध यूज कर लेंगे। अब देखिए ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। ठीक है, अब ये किस क्रम में है दोनों, तो समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए अब तो ये तो फार्मूला कब लगता है, एन R अपन एन कब करेंगे, जब दोनों की वैल्यू समान होगी, ये भी 6 है ये भी 6 ओम है, तब प्रयोग करेंगे ये फार्मूला। ठीक है, या ये 3 ओम है ये 3 ओम है, तब प्रयोग करेंगे, जब वैल्यू समान होती है तब इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जब वैल्यू समान हो तब के लिए फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम इसका निकाले तो 1 अपान R बराबर होता है फार्मूला 1 अपान R1, तो 1 अपान R1 6 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 6, तो एलसीएम से सब में गुणा करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 6 अपान R होगा। देखिए यहाँ से गुणा करें तो 6 कम में 6 और 3 दूना 6, 2 1 3, यानी इतना होगा 6 बाई R बराबर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यानी यहाँ से 2 बटा R बराबर किया हुआ है 1। ठीक है, तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, हमें R की वैल्यू चाहिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो R बराबर क्या आएगा 2 ओम, R बराबर क्या आएगा 2 ओम। ठीक है, तो R बराबर 2 ओम आएगा, तो हम इसके जगह पे नोट करते जाइएगा, ये समझते जाइए यहाँ पे। ठीक है, तब इन दोनों प्रतिरोधों के जगह पे हम एक प्रतिरोध यूज कर सकते हैं 2 ओम का। ठीक है, तो हम 2 प्रतिरोध 6 ओम और 3 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने से बेहतर है हम वहाँ 2 ओम का क्या करें, प्रतिरोध यूज कर ले, क्योंकि इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 2 ओम आएगा, तो वही काम करेगा। तो इसके जगह पे हम एक तुल्य प्रतिरोध 2 ओम का यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 ओम का प्रतिरोध लगा दे रहे हैं यहाँ पे। अब तो एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। X और Y के बीच इसी का हमें प्रतिरोध बताना है, तुल्य प्रतिरोध। तो कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8, यानी जो X और Y के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 8 ओम होगा। यही आपका क्या है आंसर है 8 ओम। समझ में आया है, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, डायग्राम को आप तोड़ते जाइए छोटा से छोटे भाग में। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। तो 8 ओम ऑप्शन नंबर की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 ओम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है, ठीक है ना। चलिएगा अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन, ऐसा भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं थ्योरी में। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो कह रहा है 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। देखिए भाई, जब सेलों का भी संयोजन पढ़ाया गया था तो उसमें फार्मूले बताए गए थे। ठीक है, कि क्या होता है समांतर क्रम के लिए क्या होता है और श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, फार्मूला वहां पे भी बताया गया था। ठीक है, तो कह रहा है जोड़ा गया है इस बैटरी को एक अमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, लेकिन उसका जो बाह्य प्रतिरोध यानी उसका जो प्रतिरोध है 1.6 ओम का प्रतिरोधक एवं R ओम प्रतिरोधक से सीरीज में जोड़ने पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, R का मान होगा। इसका भी डायग्राम बना दे। देखिए कह रहा है जो 4 सेल हैं जिनका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम और 2 वोल्ट है उसका। ठीक है, विद्युत वाहक बल सीरीज में जुड़े हुए समांतर क्रम में। तो चलिए जो आपका एक डायग्राम भी बना देते हैं इसका। देखिए एक ये सेल हो गया,
एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया, 4 सेल हो गए। अब इसके साथ एक श्रेणी क्रम में ही एक अमीटर जोड़ा गया है, ठीक है, अमीटर जोड़ा गया है और इसी में श्रेणी क्रम में ही क्या जोड़ दिया जा रहा है, एक बाह्य प्रतिरोध R भी जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। और इसका प्रतिरोध हमें दिया है कितना 1.6 ओम और इनका जो प्रतिरोध है 0.1 ओम है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। और वोल्ट कितना है, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसी में इस R का मान हमें बताना है, यही पूछ रहा है ना कि R का मान होगा और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है जब उसके कारण, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वो हमारी धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इस I का मान दिया है 2 एम्पियर, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। तो R का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ से हम कुल विद्युत वाहक बल निकाले और कुल आंतरिक बल, तो क्या हो जाएगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध और कुल विद्युत वाहक बल निकाले तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2 और गुणे कितने सेल है 4, यानी 8 वोल्ट हो जाएगा। और R स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 4 यानी 0.4 ओम हो जाएगा, ठीक है। और इसका अमीटर का प्रतिरोध दिया है, अमीटर का प्रतिरोध कितना दिया है 1.6 ओम और बाह्य प्रतिरोध क्या है हमारा, बाह्य प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध R है। तो जो हमारा टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, टोटल प्रतिरोध R टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो R प्लस अमीटर का प्रतिरोध, ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध यानी R का मान कितना है 0.4 प्लस अमीटर का कितना है 1.6 है ना, 1.6 प्लस बाह्य प्रतिरोध क्या है R है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 यानी एक स्थान पे दशमलव कट जाएगा, यानी 2 प्लस R, यानी जो R टोटल हो जाएगा 2 प्लस R ओम हो जाएगा। आपको फार्मूला पता है क्या होता है, I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। या इसी फार्मूलों को लिखते हैं I बराबर E ब्रैकेट में R प्लस R, यही फार्मूला होता है आपका, ठीक है। तो ये R प्लस R क्या है, वही कुल प्रतिरोध है, एक तो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध, ठीक है। ऊपर क्या है कुल विद्युत वाहक बल, तो इसी फार्मूले को लिखते हैं कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, ठीक है। इसको भी ये से भी लिख सकते हैं, बात वही है सेम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से I बराबर सॉल्व करेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है 8 वोल्ट, धारा कितनी निकल रही है, देखिए जब इतना कर दे रहे हैं तो धारा इसमें कितना बह रहा है 2 ओम का, तो इस I का भी सॉरी 2 एम्पियर का, तो इसका भी मान दिया है इस I का भी कितना 2, अब बटे में कुल प्रतिरोध यहाँ से R टोटल निकालें कितना 2 प्लस R, यहीं से सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 दूना के 4 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 4, तो R का मान निकालना है तो R बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कितना 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो ये जो बाह्य प्रतिरोध R लगा है इसका मान कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, 2 ओम। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये दोनों क्वेश्चन, जहाँ पे भी ना समझ में आया हो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है ये। और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ भी सकते हैं, ऐसा तो डायग्राम देके आपको जरूर पूछता है एक क्वेश्चन, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ऐसा दे देगा, मतलब डायग्राम देकर पूछेगा एक, ठीक है। चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक बिजली के हीटर पर अंकित है
3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट। ठीक है, बिजली खर्च की दर 5 रुपये प्रति यूनिट है। इसे 5 घंटे तक लगातार चलाने पर बिजली का खर्च होगा। आपको पता है 1 यूनिट बराबर 5 रुपये है। ठीक है, यदि हम यूनिटों की संख्या निकाल लें, यूनिटों की संख्या कितनी होगी, तो हम उसमें 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। और गुणा यूनिटों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, वाट गुणे घंटा और गुणे दिन, यानी कितने दिन, तो दिन तो दिया नहीं है तो दिन को नहीं लेंगे, अब बटे में 1000, यही फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख देते हैं दिन। तो देखिए ये वैल्यू दी है आपको, समय दिया है t बराबर यानी 5 घंटा, 5 घंटा चल रहा है ना लगातार, 5 घंटा रोज। और देखिए उस हीटर पे अंकित है कितना, तो 3 किलोवाट और 250 वोल्ट, यानी ये हमारा P का मान है और ये हमारा क्या है, V का मान है। तो P का मान दिया है ना, तो यहाँ से वाट मतलब P का मान है 3 किलोवाट, तो फार्मूला ये इस वाट का भी मान दिया है, समय भी दिया है, बटे में 1000। तो यूनिटों की संख्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट की संख्या, यूनिटों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी, तो वाट कितना है 3 किलोवाट, यानी 3 गुणे 10 की पावर 3 किलोवाट का मतलब वही तो हुआ। गुणे समय कितना है 5, अब बटे में दिन तो है नहीं, अब बटे में 1000। ठीक है, अब देखिए 1000 और 10 का पावर 3, यानी 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। 10 का पावर 3 से 10 का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, तो यूनिट की संख्या कितनी आ गई 15। तो जो खर्च होगा, खर्च वो भी क्या, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, एक यूनिट का खर्च गुणे यूनिटों की संख्या। एक यूनिट का खर्च कितना है 5 रुपये, गुणे कितने यूनिट है 15, तो कितना आ जाएगा 15 5 75 रुपये, यानी जो टोटल खर्च आएगा वो कितना आ जाएगा 75 रुपये। तो देखिए दिया ऑप्शन में 75 रुपये, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में है। चलिए अगला देखिए 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल आसान है, बस चेंज करना है। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किलोग्राम में क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम में, यानी इस विशिष्ट ऊष्मा यानी एस का मान दिया है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसको चेंज करना है, चेंज करना किस में है, जूल प्रति किलोग्राम में। तो कैलोरी से जूल में चेंज करने के लिए देखिएगा, जब जूल होता है कोई भी ऊष्मा का मान जूल में है, ठीक है, ऊर्जा का मान जूल में है, कार्य का मान जूल में है, तो उसको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से भाग करते हैं और कैलोरी को जूल में बदलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे कर दें, देखिएगा यदि हमें कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो 4.2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, यदि हमें जूल को बदलना है किसमें, कैलोरी में, तो क्या करेंगे 1/4.2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा, यानी 4.2 से भाग करिए या 1/4.2 से गुणा करिए, बात तो वही है। तो ये करते हैं। ठीक है, तो हमें बदलना है कैलोरी से जूल में, तो 4.2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, सॉल्व करें उसी को। ठीक है, 0.1 गुणे 4.2, अब ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो देखिए चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करते हैं, ये पहले से ही बटा में, बटे का बटा लगाएंगे तो वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को आप जानते हैं किलो कहते हैं। 10 यदि 10 की पावर 3 के जगह पे हम किलो लिख, जैसे यहीं पे किए है ना, कितना दिया था 3 किलोवाट, तो 3 किलोवाट मतलब 3 गुणे 10 की पावर 3 वाट,
तो 10 की पावर 3 को ही किलो लिखे हैं, तो किलो की जगह पे हम 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, तो वहीं लिखा गया है। ठीक है, अब हो ही गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो अब ये चेंज हो जाएगा किस में, तो जूल प्रति ग्राम, जूल प्रति किलोग्राम में, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 4.2 में 0.1 से गुणा करेंगे तो दशमलव और इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको गुणा करेंगे, इसको मिटा दें। चलिए अब यहाँ पे देखिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.42, क्योंकि 42 का 1 में गुणा करेंगे 42 होगा। अब दशमलव, इसका भी एक स्थान, इसका भी एक स्थान, 2 स्थान पे लगेगा, 2 स्थान पे दशमलव लगा दिए, गुणे 10 की पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इतना भी लिख सकते हैं, यदि ऑप्शन में आपको ये ना मैच किया तो 10 की पावर 3 की जगह पे आपको किलोवाट, किलो जूल भी कह सकता है कि 0.42 किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये भी कह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अब मैच कराइए। देखिए ऑप्शन में तो ऐसे ही दिया है 0.42 गुणे 10 की पावर 3, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से गुणा किए हैं, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो किलोग्राम का मान, किलो को क्या कहते हैं, लिखते हैं 10 की पावर 3। पहले चैप्टर में आपको जो 10th में 9th में पढ़े होंगे, वहाँ पे भी चेंजेस इससे मिलता है करने के लिए। ठीक है, कोटिमान सब, और मतलब वैल्यू चेंज करने के लिए देता है। ठीक है, तो ऐसे किलो की जगह पे 10 की पावर 3, सेंटी की जगह 10 की पावर -2, मिली की जगह 10 की पावर -3 रखते हैं। ठीक है, तो वो सब वैल्यू आपको याद रहेगा, तो ये चेंजेस भी कर लेंगे। ठीक है, जो भी दिया हो, जैसे भी चेंजेस करना कहे, जिसमें भी चेंजेस करने के लिए तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, इतना नोट हो गया हो तो अगला देखते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा इसमें, देखिए कह रहा है कि 50, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 68 नंबर कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने, यानी अवतल दर्पण है हमारा। दर्पण कौन है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जब भी आपको याद आओगे तो उसके जो चिन्ह प्रपाटी का नियम क्या होता है। ठीक है, दर्पण है भाई, तो दर्पण का फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में, यानी एफ बराबर दिया है -50 सेंटीमीटर। शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ये बिल्कुल सिंपल है इसका। ठीक है, यानी इसके सामने कितनी दूरी पर रखी है, u बराबर दिया है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान माइनस में होता है, -25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी v का मान बताइए। आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान निकालना है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब सबका मान पता है, इसमें से रखते हैं, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f का मान कितना है -50, माइनस 1/u, u का मान कितना है 25, तो -25 है, माइनस वाले से क्या हो जाएगा +25। ठीक है, अब आपको पता है हमने सॉल्व करा है कैसे, कि इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 25 और 50 का दोनों से कट जाए, वो एलसीएम होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 50 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, एलसीएम निकालेंगे 50 से आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एलसीएम आता है उसमें सब में गुणा करते हैं उस एलसीएम से, तो 50 में इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50/v बराबर। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कटेगा ना, ये यहीं पे हम लोग कटा देते हैं, सॉल्व करने का बताएं कि इसको कटा दीजिए, कितनी बार कटेगा, -1 बार में, इसको कटाएंगे तो +2 बार में, तो -1 का +2 कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा +50 सेंटीमीटर। अब ये प्लस चिन्ह आपको बताएगा कि वो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्लस चिन्ह बता रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनेगा, ऐसे दर्पण है अवतल दर्पण हमारा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे बनेगा। ठीक है, वो दूरी क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर, दूरी क्या होगी 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिएगा, तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा करेक्ट होगा, 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे, 50 सेंटीमीटर शीशे के आगे,
कौन सा सही होगा? आगे तो 35 दिया है तो वो तो हमें देखना नहीं, क्योंकि हमारा भी का मान आया 50, तो दो ही ऑप्शन देखेंगे जिसमें 50 दिया है। अब इसमें से आपको निकालना क्या है कि दर्पण के पीछे बनेगा दर्पण के आगे, तो वो चिन्ह बताएगा। चिन्ह प्लस बता रहे, देखिए यहाँ से जो इस साइड का होता है दूरी, यहाँ से इस साइड का माइनस में होता है, सॉरी माइनस में होता है ये दूरी, और इधर क्या होती है, इधर दूरी पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव है इसका मतलब दर्पण के पीछे बना होगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे अर्थात दर्पण के पीछे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ठीक है, नोट करिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं। नोट करिएगा। चलिएगा अब देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 69 क्या कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा इस लेसन से, एक लेसन से स्वेर है कि आपको पूछेगा क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि एक तरल ए जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम तथा तापमान 120 डिग्री सेल्सियस है, यानी एक ए तरल है, इसका एम दिया है कितना? 100 ग्राम, और तापमान कितना दिया है? तो 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरे तरल बी में मिलाया जाता है, इसको तरल बी में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तरल बी में मिलाया जा रहा है जिसका द्रव्यमान हमें पता नहीं है। ठीक है, जिसका तापमान हमें पता है, टी का मान पता है कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस में मिलाया जाता है। तो जो परिणामी तापमान है, इन दोनों को मिलाने पर जो परिणामी तापमान निकल रहा है, यानी रिजल्टेंट जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है तो तरल बी का प्रारंभिक द्रव्यमान था, यानी तरल बी का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। कह रहा है यदि तरल ए की विशिष्ट ऊष्मा, यानी इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है एस ए, वो कितना है? 0.8 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसका एस बी का मान दिया है कितना? 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको कैलोरीमेट्री का सिद्धांत याद है। क्या कब लगता है कि जब दो पदार्थ हो, उनका कुछ तापमान हो, और जब उनको एक मतलब बर्तन में मिलाया जाता है दोनों को, तब वहाँ पे लगता है कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा का संचरण होगा। तो ऊष्मा का कैसे संचरण होता है? तो जो वस्तु ज़्यादा गर्म होगी वो ऊष्मा देगी, और जो ठंडी होगी वो ऊष्मा लेगी। तो जितना वो ऊष्मा देगी वही तो उतना ही तो वो ऊष्मा लेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? निकल के आता है। या आप लोग कैसे ये होगा, देखिए आप लोग ये भी मतलब ऐसे भी जान सकते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है? एक डब्बा है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, और एक ये डब्बा है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है। तो जब इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें पानी का लेवल क्या होगा? इसमें से जब तक इसमें भरेगा जब तक दोनों का लेवल समान ना हो जाए। जब दोनों का लेवल समान हो जाएगा तो ये क्या होगा? इसमें से पानी आना जाना क्या होगा? बंद हो जाएगा, जब दोनों का लेवल समान हो जाएगा तब। ठीक है, तो उसी तरह कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है, जब इसको इसमें डाल रहे हैं तो ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक ए द्वारा जो ऊष्मा दी जाएगी या ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए कौन ऊष्मा देगा कौन ऊष्मा लेगा ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इनसे इसका तापमान 120 है, ये ज़्यादा गर्म है, और इसका 20 है तो ये ठंडा है, तो ये ऊष्मा देगा, यानी ए द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है? बी द्वारा ली गई ऊष्मा। ठीक है, जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए जब तक देगा इसमें कितना पानी देगा? तो ए देगा, ये बी लेगा, तो ठीक है ये जितना देगा उतना ही तो लेगा, तो वहीं बराबर जितना लेगा उतना देगा। जब दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? समान हो जाए, तो वहीं बराबर किए इसको। ठीक है, जब तक आदान प्रदान होता जाएगा, जब तक दोनों द्वारा जो ली गई या दी गई ऊष्मा है वो जो दोनों बराबर न हो जाए, यानी दोनों की ऊष्मा बराबर जब तक न हो जाए तब तक लेन देन करेंगे। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ से सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। फार्मूला क्या होता है? ms डेल्टा टी होता है ना, बराबर ms डेल्टा टी। यहाँ पे क्या होगा? m a होगा, s a होगा, डेल्टा टी a होगा। यहाँ पे m b होगा, s b होगा, और डेल्टा b होगा, क्योंकि ये तरल b द्वारा हो जाएगा, ये तरल a द्वारा। a का द्रव्यमान कितना है? 100,
इसका विशिष्ट ऊष्मा कितना है 0.8। और तापमान डेल्टा टी कितना होगा, तो देखिए 20 से कितना हो जा रहा है 40, 20 से 40 यानी 40 माइनस 120, कितने का अंतर होगा, डेल्टा टी निकल के आ जाएगा। इसका कितना द्रव्यमान है तो ज्ञात करना है, विशिष्ट ऊष्मा कितना है तो 4.2 है। और इसका डेल्टा टी कितना है तो पहले 20 है या बाद में हो जा रहा है 40, यानी 40 माइनस 20। अब यहाँ से करिए इसको, जब इसका अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब 80 0.8 इसका गुणा करें तो पहले इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, क्योंकि एक जीरो तो दशमलव को हटा देगा और 10 से 8 में गुणा कर देंगे 80 और गुणा, इस ब्रैकेट में इसको सॉल्व किए तो क्या आया है 80 ही आया है, ठीक है। 80 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20, अब 20 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 से गुणा करेंगे तो दशमलव तो क्या करेगा, अरे जीरो ये दशमलव को हटा देगा, यानी 42 गुणे 2 करना है, तो एम बी गुणे 42 गुणे 2 ये करना है। यहाँ से करें ये कितना हो जाएगा 6400 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी 84 MB, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है MB का मान निकालना है, तो हो जाएगा MB बराबर 6400 बटे में 84, तो MB बराबर, अब इसी का कैलकुलेशन करिए तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 84 में 6400 में भाग करना है 84 से, तो आ जाएगा आपका 76.1904 ऐसे आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा द्रव्यमान उसका इतना ग्राम का, ठीक है, इतना ग्राम का आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 76.19 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। इतनी वैल्यू मैच कर रही है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, चलिएगा बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, इससे आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, ठीक है। ये जो लेसन है ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। चलिएगा इतना सोल्व हो जाए तो अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 70 नंबर क्या कर रहा है इसमें, 70 नंबर में ऑप्शनल है, ठीक है। इसको इधर देख लेते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहे कि आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है, तो याद रख लीजिए भाई, जो आदर्श कृष्णिका होती है उसकी जो अवशोषण क्षमता होती है, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता क्या होती है, एक होती है। क्या होती है, एक होती है। आदर्श कृष्णिका की जो अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, एक होती है, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर ए, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, एक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 70 हो गया, अब 71 की बात करते हैं। तो 71 में क्या कर रहा है, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों में एक पिंड का क्रमागत रूप से रखने पर उसका जो भार है 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ, पिंड का सही भार है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक कोई वस्तु है, ठीक है। अब इसको जो तराजू है, ठीक है, तराजू इसके ये त्रुटिपूर्ण तराजू है, इसमें क्या है कुछ त्रुटि है, तो इस बार एक बार वस्तु को इस पलड़े पे रख के तौला जा रहा है तो 6.4 ग्राम का आ रहा है भार, ठीक है। एक बार इस पे रख के तौला जा रहा है, ठीक है, बारी बारी से, तो इस पे 10 आ रहा है, 10 ग्राम ऐसे इस पे प्रतीत होता है। दोनों पलड़ों पे बारी बारी से रख के उसको तौल रहे हैं तो 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ, तो पिंड का सही भार होगा। पिंड का जो सही भार है उसका क्या, वो क्या होगा, तो फार्मूला होता है W बराबर √W1 + W2, ठीक है, ये फार्मूला होता है।
इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, W बराबर अंडर रूट में W1 का मान कितना है, यानी W1 यानी पहले पलड़े पर रखे तो कितना आएगा, फिर दूसरे पलड़े पर रखे उसी वस्तु को तो कितना आएगा वो है। ठीक है, तो इसका मान है 6.4। ठीक है, और गुणा होता है, सॉरी प्लस कर रहे हैं, गुणा होता है और गुणे दूसरा W2 का मान कितना है 10। तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा, वर्गमूल 8। तो कितना हो जाएगा 8 ग्राम। तो जो उस वस्तु का वास्तविक भार होगा वो कितना होगा, 8 ग्राम होगा। तो देखिए 8 ग्राम दिया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 8 ग्राम। बात समझ में आई है? ठीक है, चलिएगा तो इतना सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला 72 नंबर देख लीजिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो m द्रव्यमान का वस्तु उसका संवेग p है, तो p बराबर आपको पता है क्या होता है, p बराबर m इंटू v, m इंटू v। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से किसी का भी मान आप ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से m का मान निकाल लीजिए या v का मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि इसमें m v दोनों दिख रहा है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू निकालना है वो रखना है, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम v की वैल्यू निकालें या m की वैल्यू, आप बताइए किसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें हम, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा किसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूले से हम v की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, p अपान m, और उसी v की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m, v की जगह पे रखेंगे p अपान m, तो v स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपान m स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर बटा में m स्क्वायर। तो देखिए m से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, k बराबर यहाँ से बचेगा क्या, p स्क्वायर, देखिए k बराबर क्या बचेगा, k बराबर p स्क्वायर बटा में m और गुणे 2 कितना हो जाएगा 2m। ठीक है, 2m, ये है आपका आंसर। ठीक है, k बराबर p स्क्वायर अपान 2m, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला का था। ठीक है, यहाँ से हम v की जो वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले थे, p अपान m निकाले थे। ठीक है, p अपान m, इसका स्क्वायर यहाँ पे रखना है तो वहीं, चलिए स्क्वायर यहाँ का कर दिए थे तो वहीं था p स्क्वायर अपान m स्क्वायर, वहीं वैल्यू यहाँ पे रखे थे, सॉल्व करने पाया था k बराबर p स्क्वायर अपान 2m। तो k यानी जो गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगी p स्क्वायर अपान 2m, दिया है ऑप्शन कोई, p स्क्वायर अपान 2m, ऑप्शन नंबर डी। तो 72 का भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 72 का भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई इतना, चलिएगा नोट कर लीजिएगा। और आपका 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं, ये मॉडल पेपर भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग अगले मॉडल पेपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नोट करिएगा इतना। चलिएगा 73 नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि सही संबंध है, इसमें से सही संबंध बताना है। संबंध किसके बारे में बताना है, तो कह रहा है कि जो 1 वाट है बराबर है किसके, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ये पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि 1 वाट जो है बराबर होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर के। तीसरे में कह रहा है 1 वाट जो बराबर होता है 1 बटा में 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन डी में कह रहा है 1 वाट जो बराबर होता है 1 एम्पियर बटे में 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये हमें इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इधर दिया है वाट, वाट का मतलब पी होगा। ठीक है, पी होगा, यही होगा ना। अब पी बराबर आपका क्या होता है, पी बराबर
क्या होता है, ठीक है। तो P बराबर तो एक होता है V इंटू आई, यही तो फार्मूला होता है हमारा, V इंटू आई। V का मान क्या होता है, अब यहाँ से हम निकाले तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर यानी P को हम वाट, P का मात्रक वाट, V का मात्रक वोल्ट और गुणे I धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, क्या एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, 1 वाट है तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पे वोल्ट और एम्पियर में ही सारा रिलेशन है, तो इसलिए हम P बराबर V इंटू आई वाला फार्मूला रखेंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला रखेंगे, क्योंकि इसका भी 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें जिसके बारे में जो ऑप्शन के अनुसार हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये है, क्योंकि V इंटू आई वोल्ट इंटू एम्पियर दिया है, तो वोल्ट किसका मात्रक है, V का, आई एम्पियर किसका मात्रक है, I का, यानी P बराबर वोल्ट और I के रिलेशन, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो ये रखना था हमें, ठीक है, नहीं तो ये होता है P बराबर क्या होता है, एक होता है आपका क्या, जो फार्मूला वहां से कन्वर्ट करते हैं ना यहाँ से, यानी ओम के नियम से I बराबर आप रख दीजिए क्या, I बराबर V अपन R रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा V स्क्वायर बाई R, एक ये फार्मूला हो जाएगा। या यहाँ से फिर एक P बराबर फार्मूला आता है क्या, आपका आता है यदि अब V बराबर रख दीजिए, V बराबर I इंटू R, तो यहाँ से आ जाएगा I स्क्वायर R, एक ये फार्मूला होता है। तो ये 3 फार्मूले होते हैं, तो इसमें से आपको कौन सा फार्मूला यूज करना था ये आपको मतलब चूज करना है ऑप्शन के अनुसार। तो हमें वोल्ट और एम्पियर दिया था, तो वोल्ट और एम्पियर ये इन दोनों का मात्रक होता है, इसलिए हमें इस फार्मूले का यूज किया, तो इसके अनुसार हम ऑप्शन नंबर बी को पकड़ पाए हैं कि हमारा सही है, ठीक है। तो 73 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिएगा देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए डायग्राम है, इसमें बताना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। डायग्राम कैसे है देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा भी सॉल्व कराया गया आपको, याद आ रहा है, ऐसा भी आप लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। और इसमें सारे जो प्रतिरोध है 10-10 ओम के हैं। सब कितने के हैं, 10 ओम के हैं, ठीक है। तो ए और बी, इस बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा, वही हमसे क्या करना है, वही हमसे पूछा है, वही हमें बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब ऐसा चित्र दिख जाए तो ये इस वाले प्रतिरोध, क्योंकि इसमें धारा नहीं बहेगी, तो इस वाले प्रतिरोध का जो होता है इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब धारा यहाँ से बटेगी तो यहाँ से धारा सीधे ऐसे चली जाती है, ठीक है, इसमें नहीं जाती, क्योंकि इधर से धारा इधर गई और इधर का धारा इधर आई तो ये फॉल्ट हो जाएगा। तो इस वाले प्रतिरोध में धारा नहीं बहती है, यानी इसका हमें कोई इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये श्रेणी क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में 10 ओम 10 ओम, तो कितना हो जाएगा, यही चित्र बना दे, ए बराबर अरे सॉरी ए और बी के बीच, तो ये ऐसा प्रतिरोध बन जाएगा, ये हो जाएगा एक, उन दोनों को मिला है तो ये 10 ओम सॉरी 10-10 20 ओम, ये 20 ओम, 20-20 के बन जाएंगे। और ये किस क्रम में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में। आपको बताएं अभी जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस वीडियो का, तो कि समांतर क्रम के लिए क्या कहते हैं, जब प्रतिरोध समान हो, 20-20 है तो क्या करते हैं, R/N कितने हैं, 2 है ना, 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 ओम, कितना आ जाएगा 10 ओम, ठीक है 10 ओम। तो 10 ओम ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था, सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। क्या क्वेश्चन आपको दिखा होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसी के साथ हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और इसको पूरे जोश के साथ सॉल्व करिएगा। जिसको सॉल्व करना हो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके फिर आगे देख लेगा,
कि सही सॉल्व किए हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा दो राशियों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण होगा, क्या होगा? फार्मूला आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएगा तो फार्मूला बताया गया है। क्या होता है फार्मूला? परिणामी r बराबर होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी, अधिकतम होगी? तो अब ये निर्भर करेगा थीटा पे, यानी थीटा पे। थीटा पे क्यों निर्भर करेगा? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू कितना रखे कि cos थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू सबसे अधिक होगी। तो cos थीटा की सबसे अधिक वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की सबसे अधिक वैल्यू क्या होती है? सबसे अधिक वैल्यू, अधिक मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब या किसी भी को निष्पत्ति की बात करें तो उसकी जो सबसे अधिक वैल्यू होती है 1 होती है। नहीं तो और किसी एंगल पे निकालेंगे, किसी भी एंगल पे निकालिए, देखिए 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, यही होता है ना, इतना का हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो वैल्यू निकालेंगे तो सबसे जो उसमें अधिक मान आता है 1 आता है, और सबसे कम मान क्या आता है? कम मान, सबसे कम मान क्या आता है? तो 0 आता है। क्या आता है? 0। 0 और 1 के बीच में ही ये 0 से लेके 180 के अंश के बीच के जितने भी एंगल होते हैं उसमें जो वैल्यू निकालते हैं इतने के बीच आते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक वैल्यू 1 और सबसे कम वैल्यू 0। ठीक है, तो हमें अधिकतम मान बताना है कि इसका अधिकतम मान होगा r का, परिणामी का। तो हमें यहाँ पे cos थीटा की अधिकतम वैल्यू क्या रखना है? 1। यानी जो cos थीटा बराबर होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब इस r का जो मान होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। r का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्योंकि ऑप्शन में थीटा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, ऑप्शन में थीटा की वैल्यू पूछा है, तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos 1 अंश कितने का मान होता है? cos 0 अंश का मान, सबको पता है 0 अंश का मान। cos से cos कैंसिल हो जाए तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। यानी जो cos थीटा यानी जो दोनों बल हैं उनके बीच का कोण 0 हो जाएगा, तब उसका जो परिणामी बल है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। आप ऐसे भी बता सकते थे। ठीक है, देखिए 2 बल, एक ये बल है एक ये बल, इसका ज्यादा मान कब होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तभी तो। मान लीजिए ये बल इधर लग रहा है, ये भी बल इधर ही लगाएं, ये भी बल इधर ही लगाएं, तो इनके बीच कोई एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। यही बल इधर से लगा रहे हैं और ये बल इधर से लगा रहे हैं, तो इनके बीच कुछ एंगल बना तो कम हो जाएगी वैल्यू, वो कम होगी थोड़ी। ठीक है, क्योंकि इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से बल, जो बल होगा असंतुलित बल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कम यानी उसका मान अधिक नहीं हो पाएगा। कब होगा? जब दोनों को एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में लगाएं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन मतलब उसके बीच थीटा जो होगा एंगल वो 0 होगा। अब फार्मूला से भी आप निकाल लिए, cos थीटा की वैल्यू सबसे अधिक होनी चाहिए, सबसे अधिक होता है 1। ठीक है, 1 तो cos थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले तो cos थीटा 1 जो होता है 0 अंश का मान होता है, यहाँ से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, बात समझ में आई होगी? चलेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे आप लोग को पसंद आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे तो उनको तो कुछ कहना नहीं है। ठीक है, जानते हैं क्या कहने वाले हैं, वो लोग वीडियो को वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला मॉडल पेपर 2015 सॉल्व हो गया ना, 2016, अब 2015 देखेंगे। तो मिलते हैं उसके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।